Assalamu alaikum everyone. Today we discuss the structure and function of nephron. नेफ्रॉन हमारे पास फंक्शनल यूनिट है किडनी का। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन फॉर्म करना। अब किडनी के अंदर ये जो ब्लड फिल्टर हो रहा है ये कौन करता है? ये छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स करते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का जो वर्ड है हमारे पास वो नेफ्रोस से लिया गया है जिसकी मीनिंग है किडनी। किडनी हमारे पास एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट को मेडुला कहा जाता है और ये जो खाली रीजन आपको नजर आ रहा है इसे रेनाल पेल्विस कहते हैं। अब हर एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब बेटा ये जो यहाँ पर आपको वेजल्स नजर आ रही हैं इन्हें हम कहते हैं रेनाल आर्टरी और इसे हम कहते हैं रेनाल वेन। जो ब्लड आता है किडनी में वो आता है रेनाल आर्टरी के थ्रू और फिल्टर होके जो वापसी हार्ट की तरफ जाता है वो जाता है रेनाल वेन के थ्रू। ये सिंपल हो गया हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि किस तरह से किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो बेटा यहाँ पर एक छोटा सा नेफ्रॉन है, इसे अगर हम यहाँ पर जूम इन करके देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन हमारे पास कंसिस्ट करता है दो स्ट्रक्चर्स पे। एक को कहा जाता है रेनाल कॉर्पसल और दूसरे को रेनाल ट्यूब्यूल कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपको कैपिलरीज की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और इस कैपिलरीज के स्ट्रक्चर को जो सराउंड किए हुए है कप लाइक स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल दोनों एक साथ रेनाल कॉर्पसल कहलाते हैं। बाकी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसे हम रेनाल ट्यूब्यूल कहते हैं। अब ये जो रेनाल ट्यूब्यूल है वो भी 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है। एक को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है जो कि यहां से यहां तक होता है। देन इसके बाद लूप ऑफ हैनल, जो ये आपको लूप नजर आ रहा है इसे कहते हैं। देन लूप ऑफ हैनल के बाद यहां से यहां तक का जो स्ट्रक्चर है उसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है और इन तीनों को ही हम साथ में क्या कहते हैं? रेनाल ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे पास कनेक्टेड होता है एक डक्ट से जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है और दूसरे कई और नेफ्रॉन भी इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब सिंपल ये था हमारा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। अब देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन फॉर्म करता है। अब सिंपल बेटा सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास रेनाल आर्टरी के जरिए ब्लड आएगा किडनी में। अब इन आर्टरी से किडनी के अंदर छोटी छोटी दूसरी आर्टरियोल्स बनेंगी ताकि नेफ्रॉन के अंदर वो ब्लड लेके जा सके। इन छोटी छोटी आर्टरियोल्स में से एक को एफरेंट आर्टरियोल कहा जाता है। इस एफरेंट आर्टरियोल के जरिए ब्लड आता है नेफ्रॉन में। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, ये आपको जो कैपिलरीज का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ब्लड आएगा इस ग्लोमेरुलस में और फिर यहाँ पर होगा फिल्टर और जो बाकी का ब्लड होगा यहाँ पर तकरीबन 1/5 ब्लड यहाँ पर फिल्टर होता है, बाकी का इफरेंट आर्टरियोल के जरिए वापस चला जाता है। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड एंटर होता है और इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड वापस जाता है। अब बेटा इस स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल में होगी ब्लड की फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर किस तरह से ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी, अगर इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर जूम इन करके देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये है आपके पास वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस और ये है आपके पास वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल जो कि कंसिस्ट करती हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स पे जिन्हें पोडोसाइट कहा जाता है और इनके बीच में ये गैप होता है जिन्हें हम फिल्ट्रेट स्लिट्स कहते हैं। अब ये तीनों ही मेम्ब्रेन साथ में मिलकर फिल्ट्रेबल मेम्ब्रेन का काम करेंगी या सिंपल फिल्टर पेपर की तरह काम करेगी। अब होगा क्या कि एफरेंट आर्टरियोल की जो साइज होती है वो थिकर होती है एज कंपेयर टू द इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल थिन होता है और एफरेंट आर्टरियोल थिक होती है। अब इस थिक और थिन होने की वजह से यहाँ पर डेवलप होता है प्रेशर। जैसे ही यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा तो यहाँ से ब्लड
फिल्टर होके आ जाएगा बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में। और वो कैसे आएगा? वो आएगा इस फिल्टर पेपर से होते हुए। यहाँ पर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, वो छन्नी की तरह काम करती है। तो सिंपल हमारे पास ब्लड में जैसे आरबीसीज हो गया और प्रोटीन हो गया, वो इससे फिल्टर नहीं होंगे, वो वापस ब्लड में ही रहेंगे। बाकी हमारे पास जो मटेरियल यहाँ पर जो प्लाज्मा बनेगा उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और उस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में कौन सी चीजें होंगी? जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, कैरोटीनाइड, सॉल्ट्स एंड आइंस। अब इसे हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। अब इस फिल्ट्रेट को आगे जाना होगा ताकि यूरिन फॉर्म हो सके। अब बेटा देखिए इस फिल्ट्रेट के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं जो जिनकी हमारी बॉडी को नीड है। अगर यूरिन के जरिए ये भी बॉडी से बाहर चली जाएंगे तो हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचेगा। तो लाजमी है कि ये चीजें वापसी से ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो। तो अब सेकंड स्टेप हमारे पास होगा रीएब्सॉर्प्शन। और रीएब्सॉर्प्शन किस में होगी? रेनल ट्यूब्यूल में होगी। सबसे पहले हमारे पास ये फिल्ट्रेट आ जाएगा रेनल ट्यूब्यूल के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब बेटा याद रखिएगा कि 70 to 80% जो हमारे पास काम की चीजें होती हैं वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्सॉर्ब होती हैं। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम ये क्यों पड़ा? प्रॉक्सिमल का मतलब है करीब, मींस के बोमेन्स कैप्सूल के करीब, और कन्वोल्यूटेड का मतलब है कि ये फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर 70 to 80% काम की चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाएंगी। किस तरह से रीएब्सॉर्ब होंगी इसे समझते हैं। सिंपल इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर जूम इन करके देखें तो बेटा ये है आपके पास ब्लड वेसल, ये है आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है आपके पास सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की लाइनिंग है ये इसके सेल्स हैं। और सिंपल ये है आपका ल्यूमेन जहां पर आपका फिल्ट्रेट मौजूद है। अब यहां से क्या होगा कि यहाँ अच्छा ये भी देख लें कि ये है आपके पास एटीपी पंप्स और ये है आपके पास प्रोटीन चैनल्स। अब होगा क्या कि हमें पता है ब्लड में जो हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर ब्लड फिल्टर हुआ है। तो होगा क्या कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इनके अंदर होंगे सोडियम आयंस। अब इस एटीपी पंप के थ्रू सोडियम आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से आ जाएंगे ब्लड वेसल में। अब जैसे ही ब्लड वेसल में ये आएंगे तो सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये प्रोटीन चैनल्स ओपन हो जाएंगे और हमारे पास ये जो ल्यूमन में सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ जाएंगे सेल के अंदर। अच्छा, इन प्रोटीन चैनल्स को हम को ट्रांसपोर्टर कहते हैं। जब किसी चैनल से एक से ज्यादा चीजें ट्रांसपोर्ट हो तो उन्हें हम को ट्रांसपोर्टर कहते हैं। अब जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स सेल में आ जाएंगे तो फिर से सेल के अंदर की सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और एटीपी पंप ओपन हो जाएगा, जिसके जरिए ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल में आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन होगी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। अब बेटा ये बात याद रखिएगा कि तकरीबन 95% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे और तकरीबन 70% NaCl और वाटर यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अब जो हमारे पास फिल्ट्रेट बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास लूप ऑफ हेनल में। अब लूप ऑफ हेनल में ये वाली जो ट्यूब्यूल है उसे डिसेंडिंग लिम्फ कहा जाता है और इस वाली ट्यूब्यूल को असेंडिंग लिम्फ कहा जाता है। डिसेंडिंग लिम्फ परमिएबल होती है वाटर के लिए, मींस कि वो वाटर को बाहर जाने देगी, लेकिन वो इम्परमिएबल होती है सॉल्ट के लिए। अब यहाँ पर लूप ऑफ हेनल में हमारे सॉल्ट और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होनी है। तो बेटा यहाँ पर ये क्या है? परमिएबल है वाटर के लिए। क्यों परमिएबल है वाटर के लिए डिसेंडिंग लिम्फ? क्योंकि यहाँ पर मौजूद होते हैं चैनल्स जिन्हें एक्वापोरेंस कहा जाता है। उन चैनल्स की मदद से ये वाटर आ जाएगा बाहर, जबकि सॉल्ट यहाँ पर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। देन फिल्ट्रेट आ जाएगा असेंडिंग लिम्फ में और असेंडिंग लिम्फ में ये एक्वापोरेंस चैनल नहीं होते, इसलिए ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है।
जबकि यहाँ पर मौजूद होते हैं एटीपी पंप्स, और एटीपी पंप्स की मदद से यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्ट होगा वो बाहर आ जाएगा या रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रीअब्सॉर्ब, सॉल्ट हो गया। देन फिल्ट्रेट हमारा आ जाएगा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। अब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में फर्दर जो हमारा वाटर और सॉल्ट होगा वो रीअब्सॉर्ब होगा, ताकि कोई भी एसेंशियल चीज जो है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर ना जा सके। तो यहाँ पर ज्यादा जो है वो रीअब्सॉर्प्शन होगी। उसके अलावा यहाँ पर एक और मैकेनिज्म होगा जिसे हम कहते हैं सिक्रीशन। अब वो कैसे होगा बेटा, यहाँ पर ये जो हमारे पास वेजल्स हैं, ये जितनी भी रेड लाइंस आपको नजर आ रही है ना, ये हमारे पास छोटी छोटी सी कैपिलरीज हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वेजल्स हैं, इनमें से जो वेस्ट आइंस हैं जैसे कि हाइड्रोजन आइंस और अमोनियम आइंस, वो निकल के आ जाएंगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन आइंस की हमारी बॉडी को नीड नहीं है, लेकिन वो फिल्ट्रेट के टाइम पे स्किप हो गए। तो अब वो क्या होंगे कि इन वेजल से निकल के आ जाएंगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट है उसकी मदद से वो आ जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट में, मींस यूरिन की फॉर्म में, और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे क्योंकि उनकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है। अच्छा, ये जो सिक्रीशन होगी ना वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में भी होती है, लेकिन कम अमाउंट में है, इसलिए हम उसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सिंपल ये हमारा क्या हुआ, थर्ड मैकेनिज्म चला। अब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और वो एक यूरिन की फॉर्म में आ चुका होगा जिसमें सारे वेस्ट मटेरियल्स होंगे, लेकिन कुछ अमाउंट में वाटर भी होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हमारी बॉडी में वाटर की कंसेंट्रेशन कम होगी तो यहाँ पर आएगा एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन क्या करेगा कि उस वाटर की और रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा और हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी को वाटर की नीड नहीं है तो ये एडीएच हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज होगा और हमारी बॉडी में डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा। तो इस तरह से सिंपल यहाँ पर यूरिन बन जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आ जाएगा रेनाल पेल्विस में, देन रेनाल पेल्विस के बाद आ जाएगा यूरेटर में, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, और इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल एक्सक्रीशन कहते हैं। अब कितने प्रोसेसेस हुए यहाँ पर, फर्स्टली हमारे पास यहाँ पर हुई फिल्ट्रेशन, देन रीअब्सॉर्प्शन, देन सिक्रीशन एंड देन एक्सक्रीशन। तो इस तरह से हमारा नेफ्रॉन फंक्शन परफॉर्म करता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, खुदा हाफिज।